सब्सक्राइब कीजिए MKR क्लास 9th चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स का पार्ट 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये भाग 2 है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। भाग 2 देखने से पहले आप भाग 1 जरूर देख लीजिए जिसमें हमने इस पार्ट का परिचय दिया है, यानी कि इस पार्ट में कौन कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है, क्या क्या हमारे इस पार्ट के विषय होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सारी परिचय वाले पार्ट में भाग 1 में बता दी गई है। इस पार्ट यानी कि संख्या पद्धति के कुल जो है 8 भाग होंगे, तो 8 के 8 भाग जो हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, तो सभी भाग आप ध्यान से देखें, अच्छी तरह से समझें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन से। तो ये है प्रश्न नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो शून्य होता है 0। 0 क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको भाग 1 में बता दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य यानी कि 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में भी हम लिख सकते हैं, और जहां पर हमारा p और q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 को हम p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो बिल्कुल आसान है। p हमारा क्या हो जाएगा 0 और q हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हमारी प्राकृत संख्या, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी तरह से अनंत तक। अब यहां पर इसे p बटा q के रूप में लिख के देखो। p क्या है हमारा 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या कोई भी, तो 0 बटा 1, 0 बटा 1 क्या होता है 0, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ रहा 0 ही आ रहा है, तो 0 बटा 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 0 बटा 2 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 0 ही होगा। 0 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 0 ही होता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया p बटा q के रूप में हमने लिख दिया। अगर p बटा q के रूप में लिख दिया तो बिल्कुल श्योर हो जाइए कि जो शून्य यानी कि 0 है वो परिमेय संख्या है। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का हल। अब चलते हैं दूसरे पर। अब है प्रश्न संख्या 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, निकालनी है 3 और 4 के बीच में। तो इसका हल शुरू होता है यहां से। कुल कितनी संख्याएं निकालनी है 6, तो हम यहां पर लिखेंगे 6। जितनी भी संख्याएं हमें निकालनी हो हमेशा क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे। तो यहां पर लिखा है 6, तो मैं इसमें एक जोड़ देता हूं, एक जोड़ने पर ये हो गया 7। अगर हमें 6 की बजाय 8 या 10 संख्याएं निकालनी होती तो उनमें भी क्या करते, 8 जमा 1 कर देते और 10 जमा 1 कर देते। यहां पर हमें 6 ज्ञात करनी है तो 6 जमा 1 कर दिया, तो आ गया हमारा 7। अब इस 7 का हमें क्या करना है, ये 3 लिखेंगे सबसे पहले। ये 7 जो है इसको गुना कर देंगे इस 3 में, ऊपर भी और नीचे भी। 7 बटे में 7 से 3 को गुना कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो 4 है इसको भी हम 7 बटे 7 से गुना कर देंगे। तो यहां पर 3 सते 3 से 7 को गुना करने पर आ जाएगा 21 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 7 ऐसा का ऐसा। ठीक है, इनको हमने यहाँ पर गुना किया और ये 7 ऐसा का ऐसा आ गया। इसी तरह से 4 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और बटे में 7 ऐसा का ऐसा। तो यहां पर आप देखो ये आ गया 21 बटा 7 और ये आ गया 28 बटा 7। नीचे संख्याएं क्या है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। अब क्या करेंगे, हम इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है 22 बटे 7, उसके बाद आता है 23 बटे 7, उसके बाद आता है 24 बटे 7, उसके बाद आता है 25 बटे 7, आगे इसी तरह से 26 बटे 7 और आखिरी में 27 बटे 7। ये संख्याएं कहां से कहां तक लिखी, 21 के बाद और 28 से पहले। तो ये जो हमारी 6 संख्याएं आई हैं यही संख्याएं होंगी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब है प्रश्न संख्या 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो ये 3 बटा 5 है और 4 बटा 5 है इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 वाली विधि ही आपको लगानी है। कुल संख्याएं हमें निकालनी है 5, तो यहां से हल शुरू होता है।
अगर हमें 5 निकालनी है तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ने पर हो गया 6। अब जो ये 6 आया है इसको 3/5 और 4/5 दोनों में ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं ये 3/5, इसमें गुना कर देता हूं ऊपर और नीचे 6 से, यानी कि 6/6 से। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मैं लिखूंगा 4/5 और गुना में ऊपर और नीचे यहाँ पर 6 और 6 से। तो यहाँ पर गुना करने पर आएगा, 3 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और 5 को नीचे 6 से गुना करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 30। बिल्कुल इसी तरह से 4 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और नीचे 5 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब हमारे पास जो संख्याएं आ गई हैं वो है 18/30 और 24/30। अब इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पर है 18/30, इसके बाद आएगा 19/30, तो वो संख्याएं हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। 18 के बाद आएगा 19/30, उसके बाद आ जाएगा 20/30, उसके बाद आ जाएगा 21/30, इसके बाद आ जाएगा 22/30, और लास्ट में आ जाएगा 23/30। तो जो ये हमारी संख्या आई है ये क्या हो गई, 5 परिमेय संख्या। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर। अब है प्रश्न संख्या 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो भी हमें ये 3 कथन दिए गए हैं ये सत्य यानी कि सच हैं या असत्य यानी कि झूठे हैं, और सत्य हैं तो क्यों हैं और असत्य हैं तो क्यों है, कारण भी बताना है हमें। तो इसमें पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है ये मैं भाग 1 में बता चुका हूं, तो भाग 1 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्राकृत संख्या जैसा कि मैंने बताया था 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक होती है। इसी तरह से पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक, 0 1 2 3 और अनंत तक चलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 जो है वो इन पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। सत्य क्यों होगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर भी आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है अनंत तक। अब है दूसरा, दूसरे में दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि पूर्णांक जो है वो क्या होते हैं, माइनस में भी होते हैं, यानी कि घटा में भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होती है, सिर्फ धनात्मक। 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 से अनंत तक। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया 3/5, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, गिनती हमारी 0 से शुरू हो जाए अनंत तक। तो सभी परिमेय संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। इसको हम परिमेय संख्या तो कह सकते हैं, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये हो गया असत्य। चौथे प्रश्न के साथ ही हमारा भाग 2 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हैं तो इस